बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ताहाल इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके हैं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, क्या अपडेट्स हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से जो ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस में से 2 ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में आज उन्होंने समाअत का आगाज किया। खिलाफे कलाम पाक से कोर्ट का आगाज किया गया और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक ने अदालत को बताया कि मैं लॉ अफसर हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने भी नए जज को खुशामदीद कहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी सरकारी वकील ने अपना तारफ करवाया, जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब दिया कि थैंक यू। और जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की और जबकि इनकी अदालत में लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई प्राइवेट वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं है हुए। उधर बलोचिस्तान से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ ताहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके और इनसे मुतल्लिक बताया जाता है कि इनकी दिन 1 बजे फ्लाइट है और जिसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे और इनकी अदालत में 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अमला भी दे दिया गया है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से जजेस के तबादले के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का सिटी कोर्ट में अदालती कार्रवाई का बाइकआउट जनरल बॉडी भी तलब कर ली है। मजीद बताएंगे अब्दुल हसीब खान, जो कि इस वक्त सिटी कोर्ट कराची में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों के जजेस की तकर्री के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस कराची बार की जानिब से आज अदालती कार्रवाई का बाइकआउट का ऐलान किया गया है। सिटी कोर्ट कराची में वकला जो है अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। इसके साथ साथ कराची बार एसोसिएशन की जानिब से जनरल बॉडी इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा और उसमें इस सूरत हाल, इस पैदा होने वाली सूरत हाल का जो है वो उस पर बात की जाएगी और मुस्तकबिल का जो है वो लाहे अमल तय किया जाएगा। कराची बार एसोसिएशन का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनके जो खदशात थे वो उनकी हिमायत करते हैं और ऐसी ये पूरी सूरत हाल जो है वो अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान भी पैदा करती है और उनको जो है मुतासिर भी करती है। कराची बार की जानिब से जो है वो आज जनरल बॉडी इजलास के लिए और अदालती कार्रवाई के बाइकआउट के लिए जो है वो ज़िले जजेस को भी ख़त लिखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि वकला की अदम मौजूदगी के बाहिस कोई भी सख्त फैसला जारी ना किया जाए। तो आज जनरल बॉडी इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा और उसमें जो है वो तमाम तर सूरत हाल का न सिर्फ जायज़ा लिया जाएगा बल्कि सीनियर वकला भी अपनी राय देंगे और जिसके बाद कराची बार एसोसिएशन रेजोल्यूशन के जरिए मुश्तरका का लाए अमल तय करेगी। जी सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप अपने दलाइल महदूद रखें, क्या मरकजी फैसला दुरुस्त था या नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आपने शेख लियाकत हुसैन केस की मिसाल दी थी, इस वक्त पब्लिक और आर्मी में बराह रास्त तब कोई लड़ाई नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा कोयटा का दौरा। गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अबरार अहमद कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार, ये बताइएगा कितनी देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर कोयटा पहुँचे और आज 1 रोज़ा दौरे पर क्या क्या मसरूफियत रहेगी इनकी? जी हाँ, बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है 1 रोज़ा दौरे पर अब से कुछ देर पहले जो है वो कोयटा पहुंचे हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और अवैस सगारी भी वज़ीर आज़म के हमरा जो है वो कोयटा पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म सबसे पहले जो है वो CMH पहुंचे, जहाँ पर क्लात में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले जवान जो हैं उनकी आदत के लिए वो CMH पहुंचे और वहाँ पर जो क्लात ऑपरेशन में जो जख्मी होने वाले जवान हैं उनकी आयादत की है। इसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो CM सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास की सदारत करेंगे, जहाँ पर बलूचिस्तान की जो मजमूई अमन अमान की सूरत हाल है इस हवाले से इन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म की जो है वो गवर्नर और वज़ीर आला से जो है अलग-अलग मुलाकातें भी होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबरार अहमद।
सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। वजीर आला सिंध ने कहा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद इरादी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनीज पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। ज़राई आमदनी 250 मिलियन रुपए तक 300 मिलियन तक 3% टैक्स लगेगा। खुर्रम में अमन-ओ-अमान से मुतल्लिक पेशावर में कुछ देर बाद जिरगा होगा। जिरगा मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी है। मेंबरान की तादाद पूरी होने पर जिरगा शुरू किया जाएगा। इस हवाले से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। आमिर, ये बताइएगा कि अब सूरत हाल पहले से बेहतर होना शुरू हो चुकी है। बंकर्स भी डेली बेसिस पर कुछ मिसमार किए जा रहे हैं। आज भी जिरगा होगा? जी बिल्कुल, देखें ये जिरगा आज भी हो रहा है और अब तवक्को ये की जा रही है कि एक जिरगा दोबारा किया जाएगा कोहाट में। ज़िले खुर्रम में अमन ओ अमान की सूरत हाल तो वैसे तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और ताहम दोनों फरीकें जो हैं वो इस जिरगे के हवाले से काफ़ी मुतमईन भी थे और गुज़िश्ता रोज़ भी कई अहम फ़ैसले किए गए हैं। ताहम मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये जो जिरगे हो रहे हैं ये उस ग्रैंड जिरगे के तसलसल हैं जिसमें हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि दोनों फरीकें अपनी कमेटी बनाएं और आपस में बैठ के TORs तय करें कि जो 14 नकात हैं उस पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जा सकेगी। तो आज इस जिरगे की दूसरी नशिस्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें भी कई अहम फैसले हुए हैं और आज भी इस बात पर ये बातचीत की जाएगी कि जो 14 नकात हैं इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा। 14 नकात जिनमें से खसूसी तौर पर असले की हवालगी, बंकर्स की मसमारी समेत जो टल पाड़ा चिनार रोड है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर खोलना और जो 5 लाख की आबादी मुतासर हुई है उनकी जो अशया खुर्दनोश की कमी है उस हवाले से किस तरीके से उनकी ये कमी को पूरा किया जाए। दवाइयों के अद्वियात की जो सप्लाई है वो किस तरीके से रखी जाए, इस समय दीगर जो अहम चीज़ें हैं वो आज के जिरगे में डिस्कस होंगी। अभी तक जिरगा जो है वो शुरू नहीं हो सका। मेंबरान की आमद का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और हम भी इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद है जहाँ से कुछ देर बाद अब जिरगा जो है वो शुरू किया जाएगा। 12 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन अभी तक मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी है। हमारी यहाँ पर कुछ मेंबरान से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि हम 14 नकात पर तो मुकम्मल तौर पर मुतफिक हैं लेकिन इन 14 निकात पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा ये अब देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आमिर। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी केस पर समाअत 11 फरवरी को करेगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, बताइएगा इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिए गए होंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस है वो 11 फरवरी को सुबह 10 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैरिस्टर गौहर हैं, रऊफ हसन जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर हैं PTI के, उसके अलावा जो मुबैना तौर पर 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनखरिफ कारकुनान हैं जिसमें अकबर एस बाबर भी शामिल हैं, उनको भी जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। इससे गुज़िश्ता समाअत पर बैरिस्टर गौर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मोहलत दी गई थी कि वो बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर जवाब जो है वो जमा कराए। जबकि ये मोहलत भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर गौर, उनकी जानिब से मांगी गई थी। ताहम बैरिस्टर गौर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा भी रखा गया था कि जब गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पर FIA की जानिब से छापा मारा गया था तो उसमें तमाम जो रिकॉर्ड है वो FIA ने अपने तहवील में ले लिया है और इससे मुतालिक हमने मुतलका जो अदालत है उससे रुजू भी किया है। जबकि अभी तक हमें वो जो रिकॉर्ड है वो मुहैया नहीं किया गया, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उनकी जानिब से एक बार फिर ये मामला उठाया जाए कि उनके पास जो जितना भी रिकॉर्ड है, जिसके इलेक्शन कमिश्नर ने जो रिकॉर्ड मांगा है वो ऑलरेडी जो है वो FIA के पास है, लिहाजा इसमें मजीद मोहलत जो है वो मांगी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस केस में मुसलसल जो है वो टाल मटोल से भी
जो है वो काम लिया जा रहा है और ये तकरीबन चौथी पांचवी पेशी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आखिरी मोहलत आखिरी मोहलत मांग रही है। बहुत शुक्रिया वकार आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीका कानून पर एहतजाज किस बात का। तनकीद करने वाले बताएं किस शिक पर एतराज़ है। क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? डिजिटल मीडिया पर कोई चेक नहीं, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। कुछ लोग सहाफ़त की आड़ में सहाफ़त को बदनाम करते हैं। एहतजाज किस बात का है? पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है, डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, तो खवातीन की हरासमेंट होती है दिन रात डिजिटल मीडिया के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियां वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं माशरे के अंदर, खुदकुशी पर मजबूर होती हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप अगर समझते हैं कि आपके हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, तो हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन लाई करती है। मैं इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तमाम इदारों के रिफॉर्म्स में आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लूंगा, मगर जो इन रिफॉर्म्स के रास्ते में रुकावट बनेगा, फिर वो शख्स उसको इन तमाम जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इंस्टीट्यूशन उनमें रहने का कोई हक नहीं है।